खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात का रण बड़ा भीषण, 10 लाख रुपए की गड्डियां लहराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नरेंद्र पटेल ने आज बीजेपी के खेमे में नए नए शामिल हुए पाटीदार नेता वरुण पटेल और अपनी बातचीत का ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन भी पब्लिक कर दिया। दावा है कि स्टिंग में वरुण नरेंद्र पटेल को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पैसों का ऑफर दे रहे हैं। स्टिंग के बाद बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इस बीच दूसरा बड़ा धमाका सहयोगी शिवसेना ने यह कहकर कर दिया कि मोदी लहर अब फीकी पड़ रही है, राहुल गांधी देश को लीड करने में सक्षम है और गुजरात के वोटर किसी को भी पप्पू बना सकते हैं। राहुल के गब्बर सिंह टैक्स या मोदी मेड डिजास्टर जैसे जुमले लोगों की जुबान पर हैं। तो आज बिग बुलेटिन का बड़ा सवाल यही कि क्या गुजरात से ही आने वाले पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कड़ी मेहनत के बावजूद राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस का 22 साल का वनवास खत्म कर पाएंगे? क्या गुजरात में ब्रांड राहुल दिखाएगा धमक? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गुजरात कैश मामले में ऑडियो धमाका। क्या गुजरात इंतखाबात में मोदी लहर फीकी पड़ चुकी है? क्या गुजरात की आवाम राहुल को पसंद करने लगी है? गुजरात में ब्रांड राहुल क्या दिखाएगा धमक? गुजरात इंतखाबात को लेकर बीजेपी ऐसे भी काफी फिक्रमंद है। बीजेपी गुजरात इंतखाबात को 2019 के लोकसभा इंतखाबात से जोड़कर देख रही है। ऐसे में गुजरात में लीडरान की खरीदो फरोख्त कहीं न कहीं पार्टी को दागदार करेगी। अपोजिशन के तर्किश के तीर अब सीधे नरेंद्र मोदी की साख्त को कमजोर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये सब कांग्रेस की साजिश है। 3 दिन से जो चल रहा था मीडिया में ड्रामा, और मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी, 10 लाख रुपया मुझे रोकड़ा दे दिया पाटीदार समाज के लिए। 2-3 दिन से जो चल रहा था मीडिया में ड्रामा, और मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी, 10 लाख रुपया मुझे रोकड़ा दे दिया। पैसे वरुण पटेल के हाथ से लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। सारे आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। पाटीदार समाज और भाजपा एक हो गया है, इसलिए कांग्रेस ये सारे हथकंडे आजमा रही। रही सही कसर बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने पूरी कर दी है। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत का मोदी पर तनकीद और राहुल गांधी की तारीफ कहीं न कहीं इसी कड़ी का एक अटूट हिस्सा है। 3 साल पहले वाले राहुल गांधी अब नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। गुजरात में जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रचार में उतरे हैं और जुटे हैं, लोग उनके सुनने के लिए भीड़ भी आती है। वो अगर देखे तो राहुल गांधी का नेतृत्व बन रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी को एक नेता लीडरशिप मिल गई है और राहुल गांधी नेतृत्व कर सकता है। 3 साल पहले वाली बात नहीं रही है राहुल गांधी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी। 3 साल में बहुत कुछ बदला। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत के बयान पर बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम ने तनकीद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी की क़यादत को देख चुका है, वहीं हमारी क़यादत की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। वहीं संजय रावत के बयान की पुडुचेरी के वजीर आला वी नारायणन स्वामी ने भी हिमायत की है। देखिए, किस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, किस पार्टी का जनाधार घट रहा है, वो तो आपको महाराष्ट्र के रिसेंट इलेक्शन में दिखा है। अगर राहुल गांधी के बारे में कोई ऐसी बात करता तो उनका इतिहास भी लोग देखेंगे और देश की जनता देखेगी कि राहुल गांधी की पार्टी ने क्या दिया है। और जहां तक हमारी लीडरशिप का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार बढ़ रहा है, रिजल्ट भी देखा। और किसी को अगर इस बात की गलतफहमी भी है तो देश की जनता फिर से उनकी गलतफहमी दूर कर देगी आगे आने वाले इलेक्शन में भी। 2019 में अभी कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये केंद्र में सरकार आएगा। अभी संजय रावत ने उन्होंने बताया कि अगला चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में केंद्र में कांग्रेस शासन आएगा। मैं पूरा उनको 100% उनको समर्थन दे रहा हूँ। गुजरात में कैश का लेन देन का मामला इलेक्शन से कबल मजीद गर्म होता दिखाई दे रहा है। वहीं अब बात गुजरात में मोदी की लहर और राहुल की धमक की होने लगी है। ऐसे में आवाम किसको पसंद करती है और किसको नापसंद करती है, नतायज की शक्ल में बहुत जल्द सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
खाएगा इस बार धमक, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। तहसीन पूनावाला साहब, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर, राहुल गांधी के करीबी, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, ब्रांड राहुल पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं। विवेक यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल पटेल साहब थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, पाटीदार नेता हैं, हार्दिक पटेल का पक्ष रखेंगे इस डिबेट में। और अनिल सिंह साहब, जो कि यूपी के शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ इस बहस में सीधे लखनऊ से लाइव मौजूद हैं, क्योंकि शिवसेना ने ही राहुल गांधी के ब्रांड को लेकर इस बहस की एक तरह से शुरुआत की है, धमाका किया है। शुरुआत अनिल सिंह साहब मैं आज आप ही से कर लेता हूं। शिवसेना जो कि 2015 में यह कहती रही कि अगर 100 राहुल गांधी आ जाएं तो भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, ब्रांड मोदी इतना बड़ा हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ 2017 में कि आप कह रहे हैं कि मोदी लहर जो है वो फीकी पड़ रही है और ब्रांड राहुल जो है वो बड़ा हो रहा है। राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ इकट्ठी हो रही है गुजरात में, और राहुल गांधी अब इस देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। देखिए, सबसे पहले मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में जो हमने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? क्या राम मंदिर बन गया? क्या काला धन आ गया? क्या धारा 370 हट गई? क्या भ्रष्टाचार मिट गया? जिस व्यवस्था को लेकर चुनाव में जो जुमलेबाजी हुई थी, क्या वो पूरी हुई? 2019 में हम किस तरह जाएंगे? रही बात राहुल जी की, राहुल जी पर क्या टिप्पणी की गई थी पूर्वत में, क्या परिस्थितियां थी, उस आधार पर की गई। समय बीत चुका है। राहुल जी बहुत युवा नेता हैं और अच्छा वक्ता हैं और अच्छी राजनीति कर रहे हैं। समय के साथ सैन्य उन्होंने अपनी प्रोग्रेस किया है, पार्टी भी प्रोग्रेस कर रही है। समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष नहीं अच्छा लगता, अपने साथी नहीं अच्छे लगते, कोई इनको पसंद नहीं है। चाहे महाराष्ट्र में हम लोग हों साथ में या केंद्र में हो, हमसे भी उनका मनमुटाव है जी। चाहे उत्तर प्रदेश में और अलायंस पार्टनर हो, उनसे भी उनका मनमुटाव है। केंद्र में राहुल जी की बढ़ती हुई ताकत, ये सोचते हैं कहीं 2019 में सत्ता न इनसे छिन जाए, इसलिए बेचैन है। राहुल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल जी के अंदर जीन्स हैं राजनीतिक। ये उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने 70 साल तक देश में राजनीति की है। क्या वरुण गांधी के जो इनकी पार्टी में है, क्या उनसे कम है राहुल जी? मुझको लगता है ये पूरी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी उनकी घेराबंदी कर रही है। और मुझको तो दुख होता है कि इनके इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता, जो राहुल जी पर इस तरह कटाक्ष करते हैं, अशोभनीय है। राजनीति का इतना गिरता हुआ चरित्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवीन कुमार साहब, जवाब दीजिए इस बात का, क्या वाकई पूरे देश की बात कर रही है वैसे तो शिवसेना, लेकिन फिलहाल हम गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में ब्रांड राहुल अपनी धमक दिखा रहा है, मानते हैं आप इस बात को? शिवसेना तो अब खुलेआम ये बात कह रही है। वैसे तो समीर जी का क्या बयान है, जो उसको देना है वो उन्हीं की समझ पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे देते हैं, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी का बयान एक दो पढ़ के सुनाता, हो सकता है इसी से प्रेरित हो गए शिवसेना वाले। राहुल गांधी ने कहा इस देश को हिंदुओं से ज्यादा खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी एक सोच है, मानसिक बीमारी है। राहुल गांधी ने कहा जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी के लोग भिखारी होते हैं। निकाल के लाए? राहुल गांधी ने कहा गरीबी सिर्फ दिमाग का वहम है। नवीन, मैं आप सुन लीजिए। नवीन, ये कब कहा राहुल गांधी ने कि हिंदुओं से खतरा है? भारतीय जनता पार्टी जो लोग जाते हैं माहिर है झूठ को भी ये सही कहां से निकाल के लाए नवीन? यस, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जो आप मैं तो सोच रहा था आप गब्बर सिंह टैक्स की बात करेंगे। आपके पास लैपटॉप रखा है समीर भाई, एक मिनट। अरे गब्बर सिंह टैक्स क्या, मैं एसटी में सोनिया गांधी टैक्स की बात करूं क्या? वडेरा में वैट के लिए वडेरा का नाम लगाऊं क्या? ये सब हमारे को नहीं कर रहा है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि शिवसेना कैसे प्रेरित हुई, क्या हुई, ये उसका सोचना है।
और उसको राहुल गांधी में कैसे समझ आई ये वो जानते हैं। राहुल गांधी जिस विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष बैठे शिवसेना के, उनको मालूम होगा कि 70 साल सत्ता में रही कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? अमेठी में राहुल गांधी का अस्पताल नहीं बना पाए, अपने क्षेत्र में कलेक्टर को दफ्तर नहीं दिला पाए, वो उनकी सोच काम करती है। जिस गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल्पना के आधार पर पंडित नेहरू जी ने नर्मदा बांध का, नर्मदा डैम का शिलान्यास किया था, लेकिन उसको 70 साल में पूरा नहीं करा पाए कांग्रेसी। उसको किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया, जिसके अंदर से 3 BCM पानी आएगा, जिससे गुजरात और उत्तर प्रदेश की समस्या खत्म होगी। ये किया किस बात की बात करते हैं? नहीं, वो सारी बातें ठीक है नवीन, लेकिन गुजरात में चुनाव से पहले एक परसेप्शन की लड़ाई जो जनता के बीच में लड़ी जाती है ना, अभी तो फिलहाल उसकी बात हो रही है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार राहुल गांधी की सभाओं में बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, राहुल गांधी को सुनने लोग आ रहे हैं, और अब तो आपकी सहयोगी पार्टी जो कि केंद्र में आपके साथ है, महाराष्ट्र में आपके साथ है, वो कह रही है कि राहुल गांधी पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं अब, और मोदी लहर फीकी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके सहयोगी आपसे क्यों छिटक रहे हैं? बताया ना कैसे प्रेरित हुए हैं हर एक। समीर भाई, मैंने तो बताया वो किन बयानों से प्रेरित हुए हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना? ये उनका सोचना है, वो केंद्र में भी रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी रहना चाहते हैं, और इस प्रकार के बयान देना चाहते हैं, उनका सोचना, उनका हर एक की अपनी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन गुजरात मॉडल की आप बात करें, सभा इकट्ठी हो रही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, कहो तो मैं इसमें यहां से शायद पहुंचेगा, अगर जूम करके दिखा सकते हैं, जिसके अंदर राहुल गांधी की रैली चल रही है और वहां के बड़ी तादाद में लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं अंदर आने के लिए। कैसी प्रकार की भीड़ की बात कर रहे हैं? जो कांग्रेस से लोग निकले नहीं, कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं, वो वापस कांग्रेस में घर वापसी करते हैं, उससे महिमा मंडन किया जा सकता है क्या? ठीक है नवीन, बहुत सारे आपने आरोप लगा दिए, खड़े होकर। ठीक है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, बात को दिया जा सकता है क्या? तहसीन आपका जवाब देना चाह रहे हैं, तो मैं वो बता रहा हूं जो सत्य है। ठीक है तहसीन, जिस तरह के बयानों का उन्होंने, नवीन ने जिक्र किया, मुझे लगता है सबसे पहले आपको उस पर सफाई देनी चाहिए। मैं दोनों चीजों को मिलाकर बात करूंगा जी, और क्योंकि आपका शो है एक नेशनल टेलीविजन पे और दुनिया, हिंदुस्तान और काफी दुनिया भर के लोग इसे देखते हैं, तो सच्चाई बयान करना जरूरी है जी। ब्रांड राहुल पहले अफेक्टेड था, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। पर क्यों अफेक्टेड था? जो नवीन भाई ने बोले, जिन स्टेटमेंट्स के बारे में उन्होंने बात की, वो स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये बीजेपी की खासियत थी। अब क्या बदल गया है? अब ये बदल गया है कि सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब सतर्क हो गई है, वो अब इनका झूठ पकड़े जा रहे हैं। जैसे उन्होंने मंदिर का स्टेटमेंट दिया, वो पूरा स्टेटमेंट क्या था? राहुल गांधी जी जब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें मंदिर या मस्जिद जाकर भगवान से पूजा करना, अल्लाह से दुआ मांगने की कोई उसमें कोई मतलब नहीं होता अगर हम बाहर आकर लड़कियों को छेड़े। तो स्टेटमेंट को आप निकालकर एक स्टेटमेंट को एक कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। और अब बहुत सारी वेबसाइट, पूरी बात ही बदल गई, पूरी बात। तो अब जो बहुत सारी वेबसाइट्स है और बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया से जर्नलिस्ट है, अब इन लोगों को एक्सपोज कर रही है। दूसरी चीज क्या हो चुकी है ब्रांड राहुल के बारे में, जो जिस तरह से इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था अब घटती जा रही है देश की। आपकी अर्थव्यवस्था 7% ओल्ड फॉर्मूले पे, 7% जो मनमोहन सिंह जी ने छोड़ी थी ओल्ड फॉर्मूले पे, आज 3.5% हो गए। मैं न्यू फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, ओल्ड फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। या 5% पे न्यू या 9% पे न्यू फॉर्मूला पे मनमोहन सिंह जी ने छोड़ दिया, आप 5.7% हो गए। तो जो 4% की गिरावट हुई पिछले 3.5-4 साल में, एडेड टू दैट डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, एक फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। आप चाहे कुछ भी कह दो, मार्केट में आज लिक्विडिटी नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है आपके व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया, आपके अन्य माध्यम से। खास करके आज इसलिए लोग और भी बयान कर रहे हैं और भी इस चीज को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की मीडिया चैनल्स है जो आज भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो आज जब लोग अपना इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं, और उस इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस पर जब कांग्रेस का सोशल मीडिया हावी हो रहा है, जब लोगों के व्हाट्सएप पर, लोगों के मोबाइल पर, लोगों के घर में ये बात जा रही है और तुलना हो रही है 2014 के पहले वाले शासन का, जो मनमोहन सिंह जी का शासन था, और 2014 के बाद वाले शासन का, जो नरेंद्र मोदी जी का शासन है, उसके अंदर ब्रांड राहुल आज चमक रहा है। तो राहुल गांधी में तो आप कहीं ना कहीं ये बात आप मान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभी तक बीजेपी की आईटी सेल का दबदबा माना जाता था, अब सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और सोशल मीडिया पर आप लोग स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं।
बहुत स्ट्रांगली, और मैं तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं भी अपने आप को मैं इस दायरे में डालूंगा कि हम लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है लोगों के सामने हकीकत रखने की, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन, जो इकोनॉमिक हकीकत हम लोगों के सामने रख रहे, जो हम सच्चाई बयान कर रहे हैं लोगों के सामने, इसकी वजह से और कुछ तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट ब्रांड राहुल चमक रहा है, आप ये कह रहे हैं। और गुजरात जो है एक व्यापारी स्टेट है, तो जहां पर समीर भाई, राहुल गांधी जवाब का सवाल मांगते हैं। सर मैंने प्लीज आप बीच में नहीं बोला सर, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट नवीन एक करके आज लेट्स हैव सिविलाइज्ड डिबेट हो। और खासकर जो आपका गुजरात का लास्ट सवाल था, मैं इसे बंद करूंगा, सवाल किया मैंने, तर्क रखूंगा। जी जो गुजरात, प्लीज नवीन जी, जो गुजरात एक व्यापारी स्टेट है जहां पे अधिकतर लोग और अलग अलग समुदाय और अलग अलग कास्ट के लोग व्यापार करते हैं, बिल्कुल व्यापार पे इसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। मैं एक ही लाइन से, कल मैं पार्लियामेंट के एनेक्सी में एक स्पीच दे रहा हूं इकोनॉमिक सिचुएशन पे, और आप जानकर हैरान होंगे, स्टील प्रोडक्शन डाउन, सीमेंट प्रोडक्शन डाउन, एग्रीकल्चर, ये मेरी रिपोर्ट है, फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में रखी जा रही है, एग्रीकल्चर डाउन, सारे सेक्टर डाउन है, लेकिन आपका जीडीपी बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये कोई नहीं जानता। तो इसकी वजह से जो गुजरात में खास करते हालात खराब हुए, उसकी वजह से ब्रांड कांग्रेस को, डॉक्टर दत्ता, इसी वजह से जब राहुल गांधी एक जुमला फेंकते हैं, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, तो वो खूब चलता है गुजरात में, इसीलिए और भीड़ इकट्ठा होती है। क्या यही एक वजह है? क्योंकि ट्रेडर स्टेट माना जाता है गुजरात, और जीएसटी के बाद जिस तरह से व्यापारी सड़क पर निकले, आपको लगता है कि सीधे सीधे इस बार गुजरात का चुनाव जो होगा वो जीएसटी पर जनमत संग्रह होगा? किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान? कोई एक इशू पे इलेक्शन का नतीजा नहीं निकलेगा, और कोई एक इशू पे इलेक्शन का पूरा डिबेट नहीं चलेगा। सही बात है, सही बात है। बहुत सारे इश्यूज, एक बड़ा मुद्दा, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और वो सब मुद्दों में आपके नोटबंदी, जीएसटी, एम्प्लॉयमेंट, गुजरात मॉडल, फिर आपके एफडीआई, एफआईआई, तमाम चीजें आ जाती है। बहुत सारे आर्थिक इश्यूज अगर आप उठाएंगे, सारी चीजें आएंगे जी। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे जहां मुद्दों की आप अगर बात करें या फिर नारे की अगर बात करें, राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नारा। कभी कभी कुछ नारे कामयाब होते हैं, कुछ नारे कामयाब नहीं होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री चुनाव के लिए जब 2014 में जब अपना नामांकन भरे थे, या फिर उससे पहले भी उन्होंने भी कई सारे नारे दिए थे यूपीए सरकार को लेके। उस समय की सिचुएशन और समय के माहौल के हिसाब से कई सारे नारे जो हैं वो लोगों ने एक्सेप्ट किया था, काफी सारे नारों को लोगों ने दरकिनार किया था। मौत की सौदागर वाला नारा आप अगर याद रखेंगे सोनिया जी की, वो भी कहीं ना कहीं पे बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत चला था, खिलाफ ही चला गया था, पर वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ चला गया था। अब ये देखना है कि गब्बर सिंह वाला टैक्स ये कितना जचता है या कितना पकता है, ये तो गुजरात के इलेक्टोरेट तय करेंगे और गुजरात के जो जनता है वो तय करेंगे। पर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बुनियादी लड़ाई जो आज के डेट में है गुजरात के सिलसिले में अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आर्थिक चीजों को लेके लड़ाई चल रही है, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। भाजपा के लोग डेफिनेटली गुजरात मॉडल को सेल करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के लोग उसको विफल बताने की कोशिश करेंगे। अब जनता तय करेगी कि कौन सा बिल्कुल विवेक यादव जी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी गुजरात की 50 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ रही है। विवेक यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रांड राहुल, ब्रांड मोदी का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हम ये जानते हैं कि 22 साल से बीजेपी वहां पर शासन में है। 2002, 2007, 2012 में मोदी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया गुजरात का। इस बार नरेंद्र मोदी वहां पर सीएम कैंडिडेट नहीं है, पीएम कैंडिडेट है। तो इसका आपको क्या लगता है, गुजरात में नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो सीएम नहीं बन सकते, या फिर एक तरह से फायदा है कि गुजरात का नेता आज देश का प्रधानमंत्री है? देखिए, किसी की सफलता उसकी योग्यता की वजह से है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप पिछला जो समय है उसको देख लीजिए कि किस तरह से जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने जो दिवा स्वप्न दिखाया था लोगों को कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में आ जाएगा, लोगों की निराशा है। अब लोग ये ढूंढ रहे हैं छोटा कौन, तो बड़े से परेशान होकर के लोग छोटा ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि इस वजह से लगता हो कि
ब्रांड के रूप में राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की काबिलियत इसको नहीं मान सकते। विकल्प नहीं है इस समय, देश के सामने विकल्प नहीं है, एक से निराश होकर लोग दूसरे को चुन लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अगर इस तरह का ट्रेंड बन रहा है, और गुजरात में जिस तरह से गुजरात का मॉडल फ्लॉप हुआ है और जिस तरह से तानाशाही पूरे मुल्क में स्थापित की गई है, इससे लोगों की नाराजगी है और उस नाराजगी का फायदा हो सकता है कि वहां राहुल गांधी जी को हो जाए। नहीं, पर दिल्ली में तो दिल्ली हो सकता है राहुल गांधी को हो फायदा, वो ये कह रहे हैं। अतुल, ठीक है, मैं अतुल पटेल साहब को शामिल कर लूं। अतुल पटेल साहब पाटीदार नेता हैं। अतुल पटेल साहब, ये बताइए कि आपकी पूरी उम्मीदें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी पर क्यों टिकी हुई हैं? हार्दिक पटेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3-4 तारीख को राहुल गांधी से मुलाकात हो जाएगी और पूरी ऐसी उम्मीद है कि वो हमारी मांगे मान लेंगे। अगर आपकी मांगे रिजर्वेशन की हैं पाटीदार समाज के लिए, तो कैसे कांग्रेस पार्टी मान सकती है? अल्पेश ठाकुर जो हैं वो पहले ही कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं, वो तो पाटीदार समाज को आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले, इसका विरोध करते आए। कैसे आप लोग साथ हैं कांग्रेस के, किस आधार पर? गुजरात की जो समस्या है वो रूट में जाए तो ऐसी समस्या है जैसे मोदी जी ने 2012 के इलेक्शन में हमको वादा दिया था कि गुजरात के किसानों को मूंगफली का भाव 1100 प्रति 20 किलो मिलेगा और कपास जो कॉटन है उसका भाव 1400 प्रति 20 किलो मिलेगा। और दूसरी बात है, मोदी जी ने हमको वादा किया था 2012 में कि गुजरात के गरीबों के लिए 50 लाख मकान बनाएंगे। ये गुजरात की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं पाटीदार की बात कर रहा हूँ। और तीसरा सपना ऐसा बताया था कि गुजरात के शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को मैं बहुत सारी नौकरियां दूंगा, MOU करके सब इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाऊंगा। टाटा को बुलाया, लोन बहुत हजारों करोड़ का दिया, लेकिन एक भी गुजराती को नौकरी नहीं मिला। अल्पेश ठाकुर ने ये मुहिम चलाई। पाटीदार समाज से हार्दिक पटेल और हम लोग सब लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके हम लोगों को जॉब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, इसलिए आरक्षण मांगना शुरू किया। आज तक अल्पेश ठाकुर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि पाटीदारों को आर्थिक अनामत, आर्थिक बेच पर अनामत मिले तो हमें प्रॉब्लम है। जिग्नेश मेवाणी ने भी कभी नहीं बोला। इसलिए इस बाबत में जो भी गुजरात, लेकिन अतुल पटेल साहब, पटेल तो सबसे ज्यादा मजबूत है गुजरात में, आपको उनके लिए भी रिजर्वेशन चाहिए। कम से कम 40 MLA होंगे, मैं वही बात पर आता हूँ, और 10 से ज्यादा मंत्री होंगे गुजरात की कैबिनेट। पूरी तरह से समझिए, मेरे को 2 मिनट बोलने का दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पाटीदार समाज ज्यादातर किसान वर्ग में से आता है। किसान का दूसरा पर्यायवाची है पाटीदार, और किसानों को पोषणक्षम भाव नहीं मिलता है, किसान का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। माइग्रेशन होके किसानों को सूरत और अहमदाबाद में जाना पड़ा है। जमीन के जो बड़े बड़े टुकड़े थे अब छोटे छोटे टुकड़े में हो गया। और इसलिए पाटीदार समाज कहीं 15, 20, 25 साल पहले थोड़ा सा समृद्ध था, तो आज ज्यादातर पाटीदार समाज रोड पर आ गया है, उसको रोजगारी नहीं मिल रही है। इसलिए आज पाटीदार समाज पहले से क्या ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए पाटीदार को आरक्षण मांगना पड़ा। और यहाँ शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो गया, वो सबसे बड़ी जो बीजेपी की नामों से है वो शिक्षा का व्यापार। आज छोटा बच्चा, मैं सिविल इंजीनियर बना 94 के पहले, तभी मेरे को 4-5 हजार रुपया खर्चा हुआ। आज मेरा बच्चा 8वीं कक्षा में है तो उसको पर साल 1 लाख रुपया खर्चा होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो सवर्ण समाज की समस्या है, शिक्षा और रोजगारी, उसके हिसाब से हम लोग आंदोलन, ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चने हैं। 49% जो है आरक्षण, वो तो ऑलरेडी गुजरात में मिल रहा है। अब आरक्षण आप लोग भी मांग रहे हैं, कैसे दिया जाएगा? ओबीसी में शामिल करके दिया जाएगा या 9th शेड्यूल में शामिल करके दिया जाएगा? ये सारी बहुत सारी अड़चने हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आगे कि कांग्रेस पार्टी से आपको कैसे भरोसा मिला है और क्या भरोसा मिला है कि आप बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रांड राहुल क्या इस बार गुजरात में धमक दिखाएगा? छोटे से ब्रेक के बाद बहस जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो क्या गुजरात में ब्रांड राहुल दिखाएगा धमक? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। नवीन, इससे पहले जब हमारी आपकी डिबेट हो रही थी और नरेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन, मुझे याद है उसी दिन हमने एक शो किया था इस पर,
और उस वक्त बीजेपी की तरफ से यही सवाल उठाए गए थे कि भाई नरेंद्र पटेल जो दावा कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो क्यों नहीं सामने लाते। अब देखिए आज नरेंद्र पटेल जो हैं वो ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन का सबूत भी दिखा दिया, उन्होंने सुना दिया सबको। वरुण पटेल आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कैसे उन्हें पैसे ऑफर किए थे, कैसे बात हो रही थी कि 50% अभी 60% बाद में, इस तरह की बातें। अब इसके बाद वरुण पटेल के खिलाफ या तो आप कार्रवाई कीजिए या फिर इस मामले की जांच करवाइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। क्या मैं समीर भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि जब आरोप लगाए, जब आप टीवी पर पैसे दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको ऑडियो क्लिप लाने में 4 दिन लगे, क्या देश की जनता जानती नहीं है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए वहां पे आप 4 आदमी के मुकाबले में आपने मुझको रखा है, हर आदमी हम पे आरोप लगाता है, लेकिन आप जवाब हमसे एक बार में मांगते हैं। चारों में से सबके अलग अलग जब आरोप लगाते हैं तो हमसे जवाब ही मांग लो भाई सबके। मैं शिवसेना ने एक आरोप लगाया था हमारे ऊपर कि भ्रष्टाचार है, केंद्र सरकार या गुजरात सरकार पे भ्रष्टाचार का एक आरोप तो बताइए आप 3 वर्षों में, एक आरोप नहीं है। कांग्रेस के ऊपर आरोपों की लाइन लगी हुई है जिसकी गिनती नहीं है। अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो यहां से पूरा शो का टाइम ले सकता हूं, देश की सारी जनता जानती है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं। आपने कहा कि जो है काला धन, अरे पहली बार डीमोनेटाइजेशन से काला धन जितना लोगों के पास था वो बंद हो गया। आप 2 लाख से ज्यादा बैंक में कैश जमा नहीं करा सकते हैं। अगर विमुद्रीकरण का गलत असर होता तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। आप इस प्रकार से लोगों को अलग नहीं कर सकते। मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं, जो आम आदमी पार्टी वाले नहीं, लेकिन जीएसटी का तो इम्तिहान अब होगा ना नवीन। 6000 आदमी जीएसटी के बाद तो ये पहला चुनाव है। मैं जीएसटी में भी बता देता हूं जी। मैं बिल्कुल इसका भी रिजल्ट आएगा समीर भाई। मैं सबके आरोपों का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे बहुत थोड़ा सा समय देते हैं इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ लेता हूं, मुझे पता है आगे नहीं बोलिए आप, आपके पास पूरा वक्त है। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली के लिए चुने गए 64 आदमी। हाँ देखिए दिल्ली में 67 इनके 67 थे, अब 66 रह गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 66 विधायक सबसे ज्यादा पूरे देश में किसी राज्य में किसी पार्टी को अगर बहुमत मिला तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला। दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं, दिल्ली को छोड़ के कभी पंजाब भाग जाते हैं, कभी आप गुजरात भाग जाते हैं। 6000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं डेंगू से, एक बेड पे 4-4 लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी बात करते हैं, मैं इसकी भी बात नहीं करना चाहता हूँ। छठ पे इन्होंने क्या किया वो निकल गया, मैं उसकी बात भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आगे निकल जाएगा। आप जो अभी पाटीदार समाज के नेता बोल रहे थे, मैं उनका भी एक जवाब देना चाहता हूं। मुझे एक बात बता दीजिए कि अल्पेश ठाकुर जन आंदोलन करके देश पूरे गुजरात की जन भावनाओं को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, आंदोलन करते हैं कि उनको आरक्षण दिलाएंगे, और कांग्रेस में थे वापस कांग्रेस की गोद में बैठ जाते ताकि टिकट लेकर के चुनाव लड़ लें। हार्दिक पटेल चोरी छुपे छुपे मिलते हैं, आप रात के अंधेरे में जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल गांधी जब निकलते हैं उसके बाद आप बैग लेकर के अंदर जाते हैं, पता नहीं उसमें दस्तावेज थे क्या लेकर के आप बाहर निकलते हैं हमें मालूम नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि हम मिले नहीं, के सामने नजर आता है, आप कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कैसे पहुंच गई। ये नहीं कहते कि हम क्यों मिले, लेकिन अरे सुन लीजिए आप पूरी बात, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, मुझे मालूम नहीं आप नवीन, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज हार्दिक पटेल के राहुल गांधी के होटल में जाने की सीसीटीवी फुटेज बाहर आ सकती है और आईबी और पुलिस आपकी ट्रेस कर सकती है हार्दिक पटेल को, तो हार्दिक पटेल पकड़े नहीं जा सकते अगर वो नोटों भरा बैग लेकर निकल रहे थे तो। हाँ बिल्कुल, ये तो वो बताएंगे ना भाई। आप क्या देखो मेरी बात सुनिए, मैं तो ये नहीं कह रहा नोट है उसके अंदर है क्या, वो बैग में क्या है तो वो बता देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले अगर भारतीय जनता पार्टी की 22 वर्ष से गुजरात में सरकार है, और गुजरात में जो सरकार है इसलिए है क्योंकि गुजरातियों को विश्वास है विकास पर, और वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और रोजगार युक्त सरकार है। सड़कें हैं वहां पर, सब गांव तक कनेक्टेड है, वहां स्वच्छ पीने का पानी का व्यवस्था है जो पहले कभी हुआ नहीं करती थी। गुजरात में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, मैं 30 सेकंड लूंगा जब मैं मालूम है समीर भाई प्लीज, गुजरात में जब दिल्ली में केंद्र सरकार में यूपीए बैठी थी, कांग्रेस बैठी थी, तब इन्होंने बड़ी कोशिश करने के बाद 63,340 करोड़ रुपया दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल 3 वर्ष में 1,58,377 करोड़ रुपया गुजरात के विकास के लिए दिया। ठीक है, ये तो चुनावी भाषण हो गया। तहसीन उसके बाद आप कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है भाई, आप तीन गुजरात के 3 लड़कों के बूते ब्रांड राहुल को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों कौन है
ये तीनों आरक्षण का जो आंदोलन हुआ उससे निकले हुए लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी कैसे यह भरोसा दे सकती है कि रिजर्वेशन की मांग उनकी मानी जा सकती है। केंद्र में तो बीजेपी है, संसद में बहुमत जो है वो बीजेपी का है। आप कैसे यह वादा कर सकते हैं कि आप रिजर्वेशन इन सबको दिला देंगे? क्योंकि जिग्नेश मेवानी दलितों के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं, हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के लिए, सुप्रीम और अल्पेश ठाकुर को तो आपने शामिल ही कर लिया ओबीसी आदेश के बाद। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा समीर भाई। और जिग्नेश, जैसे कि आप जानते हो व्यक्तिगत तौर से मेरे करीबी दोस्तों जी, में से एक है। बिल्कुल। देखिए, सवाल है आज चाहे जिग्नेश हो, अल्पेश हो या हार्दिक हो, वो आज रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? अगर गुजरात मॉडल इतना ही अच्छा मॉडल था जो दुनिया भर में एक मिसाल थी, तो आज रिजर्वेशन मांगने की जरूरत क्यों है? जैसे पाटीदार समाज के नेता ने कहा और उन्होंने हकीकत बताई कि आज पाटीदार समाज की हालत क्या है या दलितों की हालत क्या है। हमने सर देखिए, प्लीज इनको बोलने की, हाँ, हमने देखिए ऊना में दलितों के साथ क्या हुआ, हम देख रहे हैं ओबीसी के साथ क्या हो रहा है। और अगर मैं आंकड़े आपको बता दूं, जैसे ये आंकड़े कह रहे, तो सोशल इंडेक्स पे गुजरात जो एक जमाने में टॉप 6 राज्य जो इकोनॉमिक राज्य है उसमें टॉप 3 में आता था, आज ये 90 या 10वें नंबर में पहुंच गया है। घटता जा रहा है गुजरात के इकोनॉमिक इंडेक्स। अब मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनके कुछ आरोपों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि गुजरात में कभी कोई करप्शन नहीं हुआ। ये भूल रहे बाबूभाई बोकरिया, पुरुषोत्तम सोलंकी किस तरह से जेल में चक्की पिसिंग कर रहे थे जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्हें कंटिन्यू कर रखा एज मिनिस्टर। ये भूल रहे कि क्राइम नहीं है, माया कोडनानी आज भी कॉन्विक्टेड है और वो माया कोडनानी जेल में नहीं, हॉस्पिटल एसी हॉस्पिटल के अंदर है, जेल के अंदर नहीं है। तो और व्यापम और ललित गेट को तो ये नेशनल स्थल पे भूल रहे, लेकिन हम इन चीजों को तू मैं को छोड़कर हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट की बात क्या है? फैक्ट की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आपको और मुझे और सारे देश को कहा था कि गुजरात मॉडल जो है ये दुनिया भर का एक अजीब मॉडल, अजूबा है, ये दुनिया भर का एक मॉडल है जो मैं सारे हिंदुस्तान में लागू करूंगा। आज वही गुजरात में गुजरात मॉडल की बात नहीं हो रही। आज वही नरेंद्र मोदी जी गुजरात जाकर कहते हैं 22 साल के शासन के बाद और 3.5 साल केंद्र में शासन के बाद कि गुजरात को अगर किसी ने डेवलप नहीं करने दिया वो था गांधी परिवार और कांग्रेस। 2014 में ये नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल बेचते और गुजरात में ये मॉडल नहीं बेचते। ये सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। और 3.5 साल में जो आंकड़े मेरे भाई बता रहे नवीन कुमार जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इसके आप सेपरेट डिबेट कर दीजिए 1-on-1 उन पे, और फाइनेंस कैबिनेशन के हम सारे आंकड़े एक क्या आपके दर्शकों के सामने रखेंगे और वहां पर हम वोटिंग रख देंगे किसने गुजरात को ज्यादा पैसा दिया। उल्टा गुजरात को कम पैसा मिला है मोदी शासन के अंदर, क्योंकि मोदी शासन के अंदर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स की चली गई है। ठीक है, अतुल पटेल, इस बात पर आप रिएक्ट कीजिए कि कांग्रेस पार्टी पर अब आपको ज्यादा भरोसा क्यों है? इसका जवाब दे दो समीर भाई। स्टेट में सरकार रही बीजेपी की, एक सवाल पूछ लूं क्या कांग्रेस से? स्टेट में सरकार रही बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो बीजेपी आपके सपनों को पूरा कर सकती है। हालांकि वो मसला अलग है कि रिजर्वेशन मिलेगा कैसे। 49% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है गुजरात में। तो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों? कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों, वो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है। जब किसी को भी इंसान को बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाता है अपने नजदीक वाले। तो हम लोगों ने 27 महीने आंदोलन किया, हमारी गुजरात सरकार पर विश्वास किया, 27 महीने तक कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और ज्यादा डॉक्टर झोला छाप नहीं होना चाहिए साहब, झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। आप पढ़े लिखे लोग नहीं हो मेरे ख्याल से, क्योंकि बीच में नहीं बोलना चाहिए, यही आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है। और यहाँ से दिल्ली पहुंच गए, मुझे मालूम है, लेकिन गलत मत बोलिए। डॉक्टर झोला छाप नहीं होना चाहिए। आप झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो संकट होगा। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। चाय बेचने वापस दिल्ली से अतुल पटेल अपनी बात पूरी करें। आप ही को कांग्रेस की नहीं है, लेकिन आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आरक्षण बताइए कैसे मिलेगा? चेंज करना पड़ता है। 27 महीनों से हम लोगों को आपने न्याय नहीं दिया है। ये बात सुनने से कष्ट हो सकता है आपको, लेकिन झोला छाप डॉक्टर के पास अगर आप जैसे नेता पाटीदार लोगों का नाम लेकर के जाएंगे तो कष्ट में रहेंगे। अच्छे डॉक्टर, लेकिन सुनी नहीं ना आप लोगों ने। 27 महीने से वो आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों ने सुनी नहीं ना। सुन लेते, समझा लेते तो ये लोग कांग्रेस के खेमे में नहीं जाते। आरक्षण नहीं दे सकते, आप एक व्यवहारिक व्यवस्था है, ये बात सब समझते हैं, इन्हीं को नहीं समझ में आती है। कैसे दे सकते? राजस्थान में दे दिया, लेकिन आपने बोलो आदरणीय है, रिस्पेक्टेड हो आप लोग।
बड़े लोग हो, बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखो तमिलनाडु में भी 50% से ज्यादा आरक्षण है, तो कल आप लोगों ने राजस्थान में क्यों दिया? राजस्थान में भी आपकी सरकार है, गुजरात में भी आपकी सरकार है, न्यू दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो क्यों आपने कल राजस्थान में आरक्षण दिया और गुजरात में क्यों नहीं दे करो? गुजरात का नागरिक पाकिस्तान से नहीं आया है, गुजरात का नागरिक आजाद भारत का नागरिक है। आपको सभी को एक ही नजर से देखना चाहिए। आपकी राजनीति अब खत्म हो गई है। आप बोलते हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी है, हमारे राष्ट्रपति दलित राजनीति खत्म हुई है, किसकी जिंदा है, ये फैसला तो बाद में छोड़ देते हैं और सबको न्याय देने की बात कीजिए। डॉक्टर दत्ता मुझे ये बताइए, जो रिजर्वेशन का मामला है, पाटीदार समाज आपसे कांग्रेस हो या बीजेपी, किस आधार पर रिजर्वेशन मांगने वालों को पुचकारा जा रहा है? या तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, झुंझुना दिखाया जा रहा है? क्योंकि अगर हम हकीकत में बात करें तो पहला तरीका तो यह है कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला हुआ है गुजरात में, उसमें आप शामिल करें पाटीदार समाज को। दूसरा यह है कि 9th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिसमें जुडिशियल स्क्रूटनिंग से आप बच जाते हो। बिल्कुल। तो वो तो तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की जाए, और वो कांग्रेस पार्टी तो कर नहीं सकती फिलहाल। तो ये कैसे 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 झुंझुना थमाया जा रहा है? ये सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है क्या वोट बैंक हासिल करने का? फिलहाल राजनीति में इस देश का कहीं ना कहीं पे दुर्भाग्य है कि राजनीति के दौरान और चुनाव के दौरान अक्सर आरक्षण वो हावी होता है और सामने आता है, चाहे वो मजहब के नाम पे आरक्षण हो, चाहे वो जातिगत आधार पे आरक्षण हो। जी। और मैं दोनों पार्टी को ही कोसता हूं इस पूरी चीज के लिए, क्योंकि दोनों पार्टी कहीं ना कहीं पे जनता को गुमराह करती है। और मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आपको याद होगा गुज्जर आंदोलन जब हुआ था राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार ने आरक्षण दिया था गुज्जरों को। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया था। फिर आपके हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया था, हरियाणा सरकार ने, हुड्डा जी की सरकार ने भी दिया था, और उसके बाद भाजपा सरकार ने भी दिया, उसको भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जयललिता किसी जमाने में 70% के आसपास आरक्षण देने की कोशिश की थी तमिलनाडु में, और मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत उसको खारिज किया था। आंध्रा में रिलीजियस बेसिस पे कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण देने की कोशिश किया था, उसको आपके आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड साबित करके खारिज कर दिया था। मसलन यहाँ पे यही है कि दो माध्यम है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। एक तो है कि ये जो ओबीसी कोटा है, ओबीसी कोटा में संशोधन करके आप पाटीदार समाज के लोगों को लेके और फिर आरक्षण दो। संशोधन अगर आप करते हो तो कुछ कास्ट जो है ओबीसी समाज से, उनको बाहर करना होगा। तो ये बड़े ओबीसी नेता जो अल्पेश ठाकुर हैं, वो फिर छिटक नहीं जाएंगे, वो तो पाटीदार समाज को आरक्षण का विरोध करते रहे। वहीं पे टकरार होगा। और दूसरी बात ये है कि 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप कर सकते हो, जिससे आप जुडिशियल स्क्रूटिनी जो आपने बताया है या फिर जुडिशियल रिव्यू, उससे आप बच जाते हो। पर वो तभी आप कर पाओगे जब संसद में आपके पास बहुमत होगा। मैं जानता हूं कि ये राज्यसभा दोनों में, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, मान लीजिए अगर कल को अगर गुजरात में अगर इत्तेफाक से सरकार अगर बन भी जाती है और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी अगर असेंबली में ध्वनि मत से भी पास अगर कर देती है, ये तुरंत संसद के पास आने से पहले या फिर राष्ट्रपति के पास मोहरा लगने से पहले गुजरात के हाईकोर्ट ही इसको नल एंड वॉइड कर देगा। तो कम से कम राजनीति जो करना है वो बुनियादी आधार पे कीजिएगा, जो जनता की जो सवाल है, जनता की जो मुद्दे हैं, उन सब चीजों पे कीजिएगा। ऐसे गुमराह करने वाले चीजों को लेके ना कीजिए। भाजपा भी जो कर रही है वो भी कहीं ना कहीं पे गुमराह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है सारी चीजों को लेकर, और कांग्रेस वहां पे कहीं ना कहीं पे उसी दिशा में जाने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है क्योंकि अपना गेम नजर आ रहा है, अपना गेम नजर आ रहा है। और मेरा मानना है कि चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल पे आप अपने डॉक्ट्रिन को सामने लाइए। जनता अगर उसको अगर मानती है तो आपको एक्सेप्ट करेगी। बीजेपी का जो 22 साल का जो शासन रहा है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भाजपा सामने लाए। जनता अगर उससे इत्तेफाक रखती है या फिर उससे अगर कहीं ना कहीं पे सहानुभूति अगर होती है जनता की, तो दोबारा उस चीज को बिल्कुल। अनिल सिंह साहब मुझे ये बताइए कि हार्दिक पटेल का आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हार्दिक पटेल आज नहीं तो कल कांग्रेस के खेमे में जाने वाले हैं, इसलिए क्या अब ये बिल्कुल तय माना जाए कि शिवसेना, मतलब आइडियोलॉजिकल हिसाब से अगर हम बात करें तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं? गुजरात इलेक्शन में जिस तरह से आप
बीजेपी की खिंचाई कर रहे हैं, बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं आप लोग? देखिए, बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार से भी कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं हैं। हार्दिक पटेल जी का जो सवाल है, हार्दिक पटेल जी स्वयं ही उद्धव साहब से मुलाकात किए, मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट की। अब मैं आता हूं गुजरात के चुनाव पे। गुजरात चुनाव में किसी प्रकार के भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं। मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से कह रहा हूं। कारण है, भारतीय जनता पार्टी उस सूत्र को भी जानती है कैसे गुजरात जीता जा सकता है। गुजरात एक व्यापारिक स्टेट है, लोग वहां व्यापार चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सूत्र का प्रतिपादन किया है जिससे वहां सरकार बना सकती है, और उस सूत्र को उन्होंने सिर्फ जय शाह को बताया है कैसे अपने धन को कई हजार गुना बढ़ाया जा सकता है। अगर इस सूत्र को गुजरात सहित पूरे देश में बताएं तो मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, गुजरात में भी और देश में भी। इनको बताना चाहिए कि ये कई हजार गुना कैसे धन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ग्रोथ की जा सकती है। ये सूत्र उनके पास है, इसीलिए वो आश्वस्त हैं, गुजरात जीतना चाहते हैं, और इनको पूरे देश को ये विषय बताना चाहिए। खुशहाली आएगी देश में, इसमें क्या है छुपाने का? बताएं पूरे देश को, देश जानना चाहता है। नवीन कुमार साहब, आपकी तरफ टॉस कर दिया है अनिल सिंह ने। समीर भाई देखिए, खैर की केस का तो बहुत बार जवाब दिया गया है, और खुद अमित भाई शाह जी ने भी इसका जवाब दिया गया है कि इसमें जो आप ये बता रहे हैं उनका फायदा नहीं बल्कि किस प्रकार के है। इस विषय में जाना नहीं, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ का उस पर केस किया है, मामला सब जुडिस है। सब जुडिस मामले पे शायद ये बेहतर बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जीएसटी की जो आपने बात की थी वो मेरी रहेगी नहीं। कुल मिलाकर देखिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी की वजह से जो वहां के ट्रेडर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, और ट्रेडर्स जो है वो आपका बरसों से वोट बैंक रहा है। अगर वो आपसे छिटक जाता है तो दिक्कत तो होगी आपको। मैं आपको बता रहा हूं ना समीर भाई, उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जीएसटी आने के बाद गुजरात में 17 प्रकार के टैक्स खत्म हो गए हैं, और मझले और छोटे व्यापारी को उसका सीधा फायदा है। और इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जीएसटी जिस प्रकार से धीरे धीरे लोगों के पास समझ में और आगे क्रियान्वयन में आई है स्थिति में, और जो भी कोई चीज नहीं लागू करते स्वाभाविक तौर पे उसमें कुछ समय लगता है। बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है, छोटा फैसला नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का भी और जीएसटी का भी, एक देश एक टैक्स जो व्यवस्था लाई है, स्वाभाविक तौर पर समय लगता है, और ये बात सब समझते हैं और ये भी जानते हैं। जैसे जो जीडीपी की बात कर रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता, कांग्रेस के समय में तो 7 बार जीडीपी नीचे आई है और 4.5 तक भी गई है। हमारे यहाँ एवरेज 7.5 और 8 के बीच में लगातार 3 वर्षों से है, और आगे इसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है सब जानते हैं। उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता हूं। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ने, देखिए हर आदमी बड़ा, राहुल गांधी ने दालों के, सब्जियों के, खाने पीने की चीजों के दाल कम, रेट कम हुए। सुनिए, आज तो ब्रांड राहुल की बात हो रही थी ना। नवीन, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश की इकोनॉमी में 2 गोलियां आपने मार दी, एक जीएसटी, दूसरा नोटबंदी, बैंग बैंग। अब इसका जवाब दीजिए। और यही जो है मुद्दा गुजरात में भारी पड़ रहा है, ये कांग्रेस का दावा है। मुझे एक बात बताइए समीर भाई, मुझे एक बात बताइए समीर भाई, कि जिस प्रकार से 32 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस घोटाला करके बाहर ले गई, उससे देश की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। देश के ऊपर जो है 38 करोड़ 57 लाख से कहीं अधिक का कर्ज छोड़ गई, उस पर कोई देश की इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ा। 1,53,000 रुपए पर सेकंड देश की जनता इनके लिए हुए ब्याज का, इनके लिए हुए कर्ज का ब्याज देती है, उससे देश की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बार देश की इकोनॉमी जवाब देना चाह रहे हैं आप। विश्व में भारत की ताकत बढ़ी है, आज पूरे विश्व में भारत की इकोनॉमी मौजूद हो रही है। उसके बाद आप कहते हैं कि जो है देश की इकोनॉमी, ये किस बात की, किस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? राहुल गांधी बहुत समझदार हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनका राजनीतिक ज्ञान बहुत अधिक है। मुझे लगता है ये जानते हैं। अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि भाई जीएसटी उनको तो बुरा ही लगेगा ही, जो जिनकी घोटाले करने की फितरत रही। अब मैं जवाब दूंगा। और मेरी जो भूमिका है
है वो ये है कि झूठ को पकड़ो और उसको एक्सपोज करो। तो आपके चैनल पे भी मैं यही भूमिका एक्सपोज। सबसे पहले नवीन भाई ने कहा कांग्रेस के 10 साल के शासन में 4.5% पे इकोनॉमी कई बार आई, 7 बार या कुछ उन्होंने आंकड़े दिए, पता नहीं कितने आंकड़े दिए। आप मुझे बता दें कौन से साल में 4.5% पे आए, नए फॉर्मूले से आए ओल्ड फॉर्मूले से, पहले ये बता दें, इनके पास नंबर नहीं है। नया फॉर्मूला तो अभी आया ना। थैंक यू। तो फिर यहाँ जवाब डिबेट यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। उन्होंने कुछ बहुत लाख करोड़ के आंकड़े दिए, कहीं इतने लाख करोड़ का स्कैम कांग्रेस ने किया। मैं उनसे हाथ जोड़ के आपके चैनल पे रिक्वेस्ट करता हूं, आज 3.5 साल से आप सरकार में हैं, आप मुझे एक एफआईआर दिखा दीजिए उन मामलों में जो आपने दर्ज किया है। हमने जो दर्ज किया वो छोड़िए, आपने कौन सा दर्ज किया है? आप तो चौकीदार थे, आप तो पकड़ने वाले थे, आप तो जेल में डालने वाले थे, आपने कुछ नहीं किया। तो जुमलों को हम छोड़ देते हैं। आपके राहुल बाबा के दामाद, तीसरा प्लीज, आपके जो सोनिया गांधी जी के दामाद है, उस पर मुकदमा दर्ज किया है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। प्लीज, पी चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ सीबीआई और ईडी इंक्वायरी कर रही है। आप कह रहे मुकदमा कौन कौन से दर्ज किया? मैं गिनवाना शुरू करता हूं। सुन लीजिए, अब जवाब तो सुनिए। आपने आरोप तो बहुत सारे लगाए, जवाब तो सुनिए। अब इनके पास 2 आर होते हैं। अरे तो मैं पूछ रही, मैं बता रहा हूं। अच्छा, मुझसे इसके बाद मेरे से पूछ लीजिएगा। अब हम आते प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब हम आते जीएसटी पे, फिर इनका मैं अब भांडा फोड़ता हूं। इन्होंने कहा हमने जीएसटी को सरल कर दिया, सारे गुजरात में हमने एक टैक्स कर दिया। अब आप जानते हो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं व्यापारी हूं। गुजरात में मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, एक ही रेस्टोरेंट में गुजरात के अंदर एसी और नॉन एसी सेक्शन है मेरे रेस्टोरेंट में, एक ही रेस्टोरेंट में 2 टैक्स लगते हैं। ये कहते हैं हमने सरल कर दिया। एक ही जीएसटी के 4 वर्जन है, उसके अलग अलग राज्यों में वर्जन है, 3 बार आपको कंप्लायंस करना पड़ता है। और आपको तब तक पैसे नहीं मिलेंगे समीर भाई, जब तक मैं अगर साहब के साथ व्यापार कर रहा हूं जो मेरे बाजू में बैठे, जब तक वो जीएसटी नहीं भरे तो उनका कंप्लायंस की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। अब लेकिन ये जीएसटी आपकी पार्टी की रजामंदी के बाद और जो जीएसटी जो मनमोहन सिंह जी की जीएसटी थी, क्योंकि एक तो इनके पास फिर ये गब्बर सिंह। समीर भाई, मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल। जिससे मैं जीएसटी लागू हो रहा था, जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें कांग्रेस के सारे नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बैठे थे। उस समय क्या इन्होंने आंखें बंद की थी? क्या उस समय इनके गनफाइट पर सिग्नेचर कराए थे? क्या सारे सुझाव इन्होंने दिए थे ना? कोई अलग तो नहीं था, उसमें विरोध क्यों नहीं किया? वही सवाल मैंने पूछा कि जीएसटी काउंसिल की बैठकों में तो आप भी जा रहे थे। क्योंकि और मैं इसका एक लीगल आंसर भी दूंगा, पॉलिटिकल आंसर। पॉलिटिकल आंसर ये है, जब जीएसटी का मिडनाइट ड्रामा हो रहा था तब मोदी जी ने सबको साथ में नहीं लिया। तब मोदी जी ने कहा मैंने लाया जीएसटी, मैंने लाया जीएसटी। आज मोदी जी कहते हैं मैं 30th हिस्सा हूं क्योंकि जीएसटी बैकफायर हो गया। ये जो जीएसटी है ये कांग्रेस की जीएसटी नहीं थी, इसीलिए उस रात कांग्रेस ने बॉयकॉट किया पार्लियामेंट में जीएसटी को। ये कांग्रेस की जीएसटी नहीं थी। और उस काउंसिल में जो 30 वोट्स थे, कांग्रेस के महज 6 थे, बाकी सारे राज्यों और केंद्र अधिकतर इनके और इनके एलाइज के थे। और कई राज्यों ने ऑब्जेक्शन दिया जीएसटी का। मनमोहन सिंह जी का मैं एक लाइन संक्षेप में बता दूं, मनमोहन सिंह जी का जीएसटी था 2 रेट, 5% और 15%। इसके अलावा कोई तीसरा टैक्स नहीं। इनके जीएसटी में जीएसटी के बावजूद अल्कोहल जीएसटी के बारे, पेट्रोल जीएसटी के बारे, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के बारे और सेस लग रहा है जीएसटी के ऊपर। तो ये कोई जीएसटी नहीं हुआ। आपके मनमोहन सिंह तारीफ करते हैं कि जीएसटी से बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, विवेक यादव साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है मुद्दा कौन सा हावी रहने वाला है? ये जो गुजरात के 3 लड़के जिस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं, रिजर्वेशन का इश्यू, वो क्या हावी रहने वाला है, या फिर जीएसटी और नोटबंदी? नोटबंदी का एक तरह से हम जनमत संग्रह तो देख चुके हैं, यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। जीएसटी का कितना असर पड़ जाएगा गुजरात में? देखिए समीर भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक आप बात कर रहे हैं कि नोटबंदी का यूपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उस पर एक चीज याद रखिए कि कुछ लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इसको अपनाया था और उनको लगा था कि कुछ ना कुछ बहुत अजूबा होने जा रहा है इस देश के अंदर। सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन विदेशों से आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके जब परिणाम आए हैं, अब आप देखिए लोग निराश हैं, लोगों में एक निराशा का वातावरण बन रहा है पूरे देश के अंदर। और मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे कि कल की डिबेट में मैंने कहा था कि 3 जो नौजवान निकले हैं वहां गुजरात की सड़कों पे, वो क्यों निकले हैं इसको समझना पड़ेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसको जातिगत खांचे में या धार्मिक खांचे में ढालने का प्रयास करते हैं, बुनियादी मुद्दों से भटकाने का ये प्रयास करते हैं। ये अब इस देश में नहीं चलेगा। वो आरक्षण की मांग उन्होंने की क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं था। तमाम नौजवानों का रोजगार नौजवानों का रोजगार गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब नौकरी नहीं मिल रही तो आपको बताता हूं, सुन लीजिए ना, आप लोग पार्टी बनी थी आपकी, आप बोलने दीजिए ना।
अरे सुन लीजिए ना, आप इतनी देर से आप ही लोग बता रहे थे, मैं तो बोल ही नहीं रहा था ना। और नवीन बाबू एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपका ये जो एरोगेंस, आपका जो एरोगेंस है, ये आपको बिल्कुल धरातल पे लाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नौजवान मांग रहे थे रोजगार, और रोजगार आपके पास है नहीं। जो लोग नौकरी कर रहे थे इस डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, आपने उनको भी बेरोजगार कर दिया। तो इस समय लोग फ्रस्ट्रेट हैं देश के अंदर। तो ये इनका पूरा एकदम काला चिट्ठा खुल गया है। मोदी जी के जुमलों से जनता त्रस्त है और ये पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं कि अब ये झूठ और देश में चलेगा नहीं। दूसरा, मैंने आपसे भी कहा कि एक की नाकामी दूसरे की सफलता हो सकती है, वो योग्यता नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी पटेल साहब, मुझे आखिर में आप ये बता दीजिए बस, क्या हम ये मान सकते हैं कि हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी दरअसल रोजगार मांग रहे हैं, बेरोजगारी दूर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, वो ये मांग रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं? बिल्कुल, तीनों की मांग अलग अलग है, लेकिन रूट एक ही जगह पे जाता है, शिक्षित बेरोजगारी। हार्दिक आरक्षण मांग रहा है और रोजगारी मांग रहा है। अल्पेश ठाकुर गुजरात, गांधी का गुजरात है, उसमें शराब बंदी है, फिर भी शराब बेची जा रही है और उसके समाज के जो लोग हैं वो शराब का शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो शराबबंदी मांगता है। और जिग्नेश मेवानी है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है। लेकिन तीनों का कॉमन मिनिमम हम एजेंडा बोले तो शिक्षित बेरोजगारी की ओर जाता है, और इसीलिए तीनों एक होके बीजेपी के सामने हम सब पड़े हैं। लेकिन अब और नेता छिटकेंगे तो नहीं, क्योंकि वरुण पटेल आपके साथ थे कुछ दिनों तक, अब बीजेपी के खेमे में आ गए। इसी तरह से अल्पेश ठाकुर के साथ कम से कम 200 लोग थे, बीजेपी ने और वो 200 लोग बीजेपी के साथ चले गए। नीति अख्तियार कर लिए गुजरात में, लेकिन हम लोग अभी भी ईमानदार है। गांधी के गुजरात से बहुत लोग हैं, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, अतुल पटेल, हार्दिक पटेल जैसे बहुत लोग हैं जिसको ये लोग खरीद नहीं सकते। जैसे धारासभ्य के राज्यसभा के इलेक्शन में इधर के धारासभ्य हमारे छोटा सा जवाब, वक्त खत्म हो गया, ले लिया था। खरीद फरोख्त की कोशिश अभी भी जारी है, वो कह रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जो तीनों बिल्कुल जारी है, मुझे भी केवल ये बता दो, तीनों नेता जा रहे हैं कि कांग्रेस में क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं? गुजरात में कौन नेता है जो कि कांग्रेस को चुनाव जिताना चाहता है? कांग्रेस किस लीडर पर चुनाव लड़ना चाहती है, मुझे ये बता देंगे। और ये तीनों नेता किससे अपेक्षा रखते हैं? वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ जाने के लिए, वो कह रहे हैं बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। अरे राहुल गांधी जो महिलाओं का अपमान करते हैं गुजरात की, पंडित नेहरू ने नर्मदा बांध का शिलान्यास रखा था, उन्होंने पूरा नहीं कराया 60 साल में। क्या बात करते हैं, इनके ऊपर जाना चाहते हैं क्या? ये डिबेट छोटी पड़ेगी। मुद्दों की बात करिए, आपने क्या किया है इस समय? अरे जाइए, शर्म डॉक्टर दत्ता, क्या इस बात के कोई आसार आप देख रहे हैं? 6 तारीख को इलेक्शन तो बताइए ना, इलेक्शन हमारा गुजरात का डिले क्यों किया? आपका बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम का फंडा है, मेरे पास ठीक है पटेल साहब, सुन ली आपकी, सुन ली। जी दत्ता जी, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कम से कम इस बार गुजरात चुनाव में विपक्ष कहीं ना कहीं पे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो लड़ता हुआ जो चीज है वो प्रजातंत्र के लिए शुभ चीज है और अच्छी चीज है। सही बात। पर सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ लड़ता हुआ दिखेंगे या फिर आगे जाके कुछ भी करेंगे, चमत्कार करेंगे, वो महत्वपूर्ण सवाल है। पर मैं मानता हूं कि अभी जिस तरह का सिचुएशन है गुजरात में, वहां पे कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर सही में सक्षम रूप से अगर चुनौती अगर भाजपा को देनी है। और एक सवाल मुझे पटेल समाज के जो नेता हैं उनसे पूछना है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे, वो रोजगार के लिए लड़ रहे। अगर हकीकत में अगर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर लड़ रहे तो बहुत अच्छी बात है। पर आज ही हार्दिक पटेल ने कहा कि वो रोजगारी नहीं मिली इसलिए लड़ रहा है, अल्पेश ठाकुर आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहा है। जानना चाहता हूँ कि सार्वजनिक रूप से हार्दिक पटेल कांग्रेस के झोली में जाके कब जाके शामिल हो रहे हैं? वो कह रहे हैं 3-4 तारीख को उनकी मुलाकात हो जाएगी, राहुल गांधी आने वाले हैं, उसके बाद बातचीत हो जाएगी और वो सपोर्ट करेंगे, एकदम क्लियर होगा ना। लेकिन उनको हमारी मांगे माननी होगी। अब वो रिजर्वेशन की मांग कांग्रेस पार्टी कैसे मान लेगी, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विवेक यादव जी, डॉक्टर दत्ता, तहसीन पूनावाला, नवीन कुमार साहब, अतुल पटेल जी, अनिल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ETV उर्दू।